कभी कभी जिंदगी वो रास्ता दिखा देती है जिसकी न तो कोई मंजिल होती है न कोई दिशा। बस रह जाते हैं कुछ चेहरे, एक ठग, एक वेश्या, एक रानी, और रह जाती है एक लड़की जिसके खून में धोखा, दर्द और द्रौपदी सा दुहक बह रहा होता है। ये कहानी है चंपा की। नाम सुनने में भले सरल लगे मगर उसकी किस्मत इतनी उलझी थी जैसे किसी टूटे हुए राजमहल की दीवारें। हर ईंट में एक रहस्य, हर दरार में एक चीख। वो ठग की बेटी थी, पर नियति को लिखना आता था, और लिखा उसने एक ऐसा ऐसा अध्याय जिसमें चंपा एक रानी बनी, फिर एक भटकती आत्मा, फिर एक योद्धा, और अंत में अधूरी आत्मा की देवी। यह कहानी नहीं, एक अनुभव है जिसे अगर एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो यह आपको छोड़ने नहीं देगी। शब्द आपके दिल में उतरेंगे और सवाल आपकी आत्मा से पूछेंगे, क्या आप अपने भीतर की रत्नमाला को पहचानते हैं? बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे गांव में भीम सिंह नाम का एक कुख्यात ठग रहता था। वह राहगीरों को लूटता और फिर जंगल में गायब हो जाता। उसकी एक ही संतान थी, एक बेटी, जिसका नाम था चंपा। चंपा बचपन से ही अपने पिता की करतूतें देखती रही, लेकिन उसके भीतर एक अलग आग थी। वह अपने भाग्य को बदलना चाहती थी। चंपा सुंदर, बुद्धिमान और साहसी थी। वह चाहती थी कि उसकी पहचान उसके पिता के पापों से अलग हो, लेकिन गांव वाले उसे हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखते। एक दिन उसके पिता एक बड़ी लूट के बाद वापस नहीं आया। कहते हैं वह किसी दैत्य के हाथों मारा गया जो जंगल में रहता था और जो लालचियों का अंत करता था। चंपा अब अकेली हो गई। पेट भरने के लिए वह राजधानी की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे आली एक वृद्धा मिली जो वास्तव में एक जादूगरनी थी। उसने चंपा को चेतावनी दी, राजधानी की चमक में बहुत अंधेरे छिपे हैं, रानी की नजरें भी छलावा हैं, और वैश्या की हंसी में गहरे रहस्य। चंपा ने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गई। राजधानी पहुंची तो वहां की चकाचौंध देखकर चंपा चकित रह गई। लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि इस दुनिया में भी ठगी है। बस यहाँ लोग रेशमी कपड़ों और मुस्कान के पीछे अपने खंजर छिपाते हैं। वही के एक सराय में काम करने लगी। वहीं उसकी मुलाकात हुई रानी रत्नमाला से, जो राजा के बेरे अलावा पूरी राजधानी पर राज करती थी। रानी चंपा की चतुराई से प्रभावित हुई और उसे राजमहल में दासी बना लिया। लेकिन रानी के इरादे नेक नहीं थे। उसने चंपा को एक षड्यंत्र में फंसाना चाहा, राजा को जहर देने का आदेश दिया। चंपा ने इनकार किया और भाग निकली। चंपा जाए जंगल में वापस भागी, जहां एक दैत्य कालकेतु रहता था, वही जिसने उसके पिता को मारा था। लेकिन जब चंपा ने दैत्य का सामना किया तो एक रहस्य सामने आया। दैत्य वास्तव में एक राजकुमार था, जिसे एक वैश्या ने श्राप देकर दैत्य बना दिया था। उस वैश्या का नाम था मृगनयनी, जो कभी एक साध्वी थी, परंतु रानी रत्नमाला की ईर्ष्या के कारण वेश्या बना दी गई थी। मृगनयनी ने श्राप दिया था कि रत्नमाला के राज्य में पैदा होने वाला कोई भी नारी प्रेम का सुख नहीं पाएगी। चंपा को ही वह श्राप तोड़ना था। चंपा ने मृगनयनी को ढूंढा। उसने विनती की, मां, मैं एक ठग की बेटी हूं, लेकिन मेरी नियति क्या सिर्फ अंधकार है? मृगनयनी ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, यदि तू अपनी जान की परवाह किए बिना प्रेम का सबक इस राज्य को सिखा सके तो श्राप टूट जाएगा। चंपा ने रानी के षड्यंत्रों का भंडाफोड़ किया, कालकेतु को फिर से मानव रूप दिलाया और राज्य को एक नई रानी दी। एक रानी जो दयालु, निडर और न्यायप्रिय थी। चंपा ही वो रानी बनी। चंपा ने एक समय के दैत्य राजकुमार वरुण से विवाह किया और उस राज्य को एक नई दिशा दी। मृगनयनी को राजगुरु बनाया गया और रत्नमाला को उसकी साजिशों के लिए वनवास भेजा गया। ठग की बेटी अब चंपा रानी बन गई थी, एक ऐसी रानी जिसने ठगी, दैत्य, वैश्या और महलों के छल को मात देकर एक नई शुरुआत की।
राजमहल में एक रात चंपा को अजीब सपना आया। उसने देखा कि सिंहासन के नीचे कोई काला सर्प फुफकार रहा है। चारों ओर आग है और एक पुरानी आवाज कहती है, जिस सिंहासन को ठग की बेटी ने छुआ है, वह अब तक एक और ठगी से मुक्त नहीं हुआ। जब तक वह असली विरासत को नहीं पाएगी, शांति मृग तृष्णा रहेगी। चंपा हड़बड़ाकर उठ बैठी। सपना इतना वास्तविक था कि उसकी आत्मा कांप उठी। उसी दिन एक गुप्त संदेशवाहक आया। उसने कहा कि पूर्व दिशा में स्थित छायापुर में एक ऐसा साधु है जो सपनों का रहस्य जानता है। चंपा ने अपने विश्वासी सेवक अजयनाथ और राजकुमार वरुण के साथ यात्रा शुरू की। छायापुर वीरान और धुंध से ढंका हुआ नगर था। वहां उन्हें मिला साधु अरण्य, जो बिना आंखों के देख सकता था। उसने कहा, राजरानी, तुम्हारे राज्य पर 7 रहस्यों की छाया है। जब तक ये रहस्य उजागर नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा राज्य छाया में रहेगा। पहला रहस्य है वेश्या की आत्मा। अब भी महल की नींव में बंधी है। चंपा चौंक गई। महल की नींव में? चंपा रात को चुपचाप महल की पुरानी तहखाना में गई। वहां थी पत्थर की दीवार के पीछे उसे कुछ पुराने कंकाल मिले और एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। मैं हूं सौंदर्या, रत्नमाला की चचेरी बहन। उसने मुझे वैश्या कहकर यहां जिंदा गाड़ दिया था, क्योंकि मैं राजकुमार से प्रेम करती थी। मेरा प्रेम सत्य था। मेरा श्राप था कि कोई भी रानी यहां शांति नहीं पाएगी। चंपा ने पूजा कर साधु अरण्य के बताए अनुसार आत्मा की मुक्ति कराई। जैसे ही आत्मा मुक्त हुई, तहखाने में लगे पत्थरों पर प्राचीन लिपि चमकने लगी। दूसरा रहस्य, रानी का असली खून अब भी जीवित है। वह रानी नहीं, छली हुई राजकुमारी है। अगले दिन अजयनाथ ने एक पुराना लिफाफा दिखाया जो चंपा के पिता के सामान से मिला था। उसमें लिखा था, मेरी चंपा, तू मेरे खून की नहीं है। तू उस दिन जंगल में मिली थी, जब मैंने एक घायल स्त्री को मरते देखा था। वह राजसी वस्त्रों में थी और कह रही थी, मेरी बेटी को बचा लो, मैंने तुझे अपना लिया। चंपा अब ठग की बेटी नहीं, बल्कि राजघराने की खोई हुई वारिस थी। लेकिन किस राज्य की? साधु अरण्य ने बताया कि उत्तर दिशा में स्थित कालदर्पण वन में एक दर्पण है जो व्यक्ति को उसका सत्य स्वरूप दिखाता है। चंपा, वरुण और अजयनाथ वहां पहुंचे। वन में दैत्य जैसे प्राणी, समय को रोकने वाले फूल और एक बोलता हुआ वृक्ष मिला जो केवल सच्चे हृदय वालों को रास्ता बताता था। आखिरकार उन्हें दर्पण मिला। उसमें चंपा ने देखा कि वह किसी राज्य की राजकुमारी है, जिसके माता पिता को रत्नमाला की साजिशों से मरवाया गया था। वह राज्य का अब भूतों का राज्य बन चुका है, जिसे सब मृतलोक का दरवाजा। चंपा, वरुण और अजयनाथ एक रहस्यमयी नक्शे के सहारे निकल पड़े मृतलोक द्वार की ओर। यह द्वार हिमगिरी पर्वत के पार एक घाटी में स्थित था, जहां सूरज कभी नहीं उगता। वहां की हवाओं में बर्फ की नहीं, आत्माओं की सिसकियां थीं। रास्ते में उन्हें मिले सफेद नकाब पहने हुए लोग, जो खुद को मौनव्रती समाज कहते थे। ये लोग सदियों से मृतलोक की रक्षा करते आए थे और चेतावनी दी, जो जीवित होकर मृतलोक में जाएगा, वह वहां से वैसा कभी नहीं लौटेगा। चंपा ने दृढ़ निश्चय से कहा, मैं वहां से सिर्फ लौटने नहीं आई बाई, मैं वहां से अपनी पहचान, अपना न्याय और अपने पूर्वजों की मुक्ति लेकर जाऊंगी। जैसे ही उन्होंने द्वार पार किया, वातावरण बदल गया। वहां का आकाश लाल था, जमीन राख जैसी, और चारों ओर धुंधली आकृतियां घूम रही थीं, आत्माएं। वहां उनका सामना हुआ ध्वंसराज से, मृतलोक का रक्षक। ध्वंसराज ने कहा, राजकुमारी चंपा, तू यहां आई है अपने माता पिता की आत्मा को खोजने, परंतु क्या तू जानती है उन्होंने क्या त्याग किया था? ध्वंसराज ने उन्हें मरे हुए राजा और रानी की आत्माएं दिखाई। राजा वीरदत्त और रानी सुलोचना। वे बोले, रत्नमाला ने हमें विष देकर मारा और हमारी नवजात बेटी को मारने का आदेश दिया,
परंतु एक दासी ने तुझे बचाकर भागा दिया। मृतलोक में एक और आत्मा घूम रही थी, रत्नमाला की आत्मा। परंतु यह आत्मा अब शांत नहीं थी। उसने मृतलोक की शक्ति को चुरा लिया था और वह फिर से जन्म लेने की तैयारी में थी, एक वैश्या के गर्भ से, ताकि वह दोबारा चंपा का सर्वनाश कर सके। चंपा को सिर्फ अपने माता पिता की आत्मा को नहीं, समय से पहले रत्नमाला के पुनर्जन्म को भी रोकना था। लेकिन मृतलोक से किसी आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी जीवित आत्मा को अपना अंश देना होता था। ध्वंसराज ने कहा, तू अगर अपने माता पिता को मुक्त करना चाहती है तो तुझे अपनी आत्मा का एक हिस्सा छोड़ना होगा। इससे तू अब कभी पूरी नहीं रह सकेगी। वरुण ने रोकना चाहा, लेकिन चंपा ने कहा, मैं ठग की बेटी थी, रानी बनी। अब वक्त है मैं अपनी आत्मा से बेटी बनूं। उसने आत्मा का एक भाग देकर अपने माता पिता को मुक्त किया। उनकी आत्मा हवा में विलीन हो गई और आकाश साफ हो गया। ध्वंसराज जाते जाते चंपा को एक और रहस्य बताता है। तू जानती नहीं, पर तेरे साथ चलने वाला वरुण स्वयं किसी दैत्य की संतान है। वह मानव नहीं, बल्कि रत्नमाला द्वारा रचा गया एक रक्त संदेश था, जो अंत में तुझे धोखा देगा या बचा लेगा। चंपा का मन डोल उठा। मृतलोक में पराजित होने के बाद रत्नमाला की आत्मा ने एक नई देह ली। एक वैश्या के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिमाला। लेकिन यह बच्ची की साधारण नहीं थी। जन्म लेते ही उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और वह बोल भी सकती थी। मैं लौट आई हूं चंपा, इस बार मैं तुझे तुझी से हराऊंगी। मणिमाला को राजधानी के ही एक मंदिर में पाला गया। वहां की पुजारिन भी उसी गुप्त समाज की सदस्य थी जो रत्नमाला की वापसी के लिए वर्षों से तैयारी कर रहा था। चंपा जब मृतलोक से लौटती है तो पाती है कि राज्य में लोग अजीब व्यवहार कर रहे हैं। कई सैनिक रात में बड़बड़ाते हैं, महल की दीवारों से साए निकलते हैं और दरबार में बैठे कुछ मंत्री आंख मिलाने से डरते हैं। मणिमाला अब 16 साल की युवती बन चुकी है। उसकी सुंदरता रत्नमाला से भी अधिक, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे अंधकार है। वह खुद को राजकीय नर्तकी घोषित करवा देती है और धीरे धीरे राजा वरुण को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। साधु अरण्य आखिरी बार चंपा से मिलने आता है। वह कहता है, तेरे जीवन का 5वां और सबसे बड़ा रहस्य अब प्रकट होगा। तू और मणिमाला एक ही खून से जन्मी हो। मणिमाला तेरा ही काला रूप है, तुझसे ही अलग हुआ आत्मांश। जब तूने अपने माता पिता को मुक्त करने के लिए अपनी आत्मा का भाग छोड़ा था, उसी आत्मांश से मणिमाला बनी। चंपा का शरीर कांप उठा। मतलब मैं ही हूं उसकी मां, उसकी बहन, उसकी शत्रु? अरण्य ने कहा, हां, और जब तक तू उसे मारेगी नहीं, तू पूरी नहीं बन सकेगी। लेकिन उसे मारने का मतलब होगा अपनी आत्मा का वह भाग नष्ट करना जो तुझे पूर्ण बनाता है। अब बारी वरुण की थी। एक रात चंपा ने वरुण को मणिमाला के साथ छिपे हुए देखा, और जब वरुण ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वे दैत्य नेत्र थे। वरुण ने झुके हुए स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो चंपा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं देना चाहता था। मैं रत्नमाला का पुत्र नहीं हूं, परंतु उसी के जादू से बना हूं। लेकिन मेरा हृदय तुम्हारा है। यदि तुम चाहो तो मुझे मार सकती हो। अगली पूर्णिमा की रात चंपा और मणिमाला आमने सामने थीं। पूरा राज्य सो रहा था। महल की छत पर चंद्रमा की चांदनी में दो आत्माएं एक दूसरे से टकराईं। मणिमाला ने कहा, तू मुझे मार देगी तो खुद अधूरी रह जाएगी, और अगर तू मुझे अपना ले तो मैं तुझे पूरा खा जाऊंगी। क्या करेगी तू रानी? चंपा ने कहा, मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे स्वीकार करूंगी, पर शर्त यह है, तू अपनी नफरत छोड़ दे। मणिमाला चीखी, आग की लपटों में घिर गई और फिर चुप हो गई। एक प्रकाश फूटा और मणिमाला की आत्मा चंपा में विलीन हो गई। चंपा अब पूर्ण थी। वह अब सिर्फ रानी नहीं, एक आत्मा की देवी बन गई थी।
न्याय, प्रेम और साहस की रक्षक। वरुण ने में राज्य छोड़ दिया और तपस्वी बन गया। चंपा ने एक सभा बनाई, शाश्वती परिषद, जो अन्याय और जादू की दुनिया में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती थी। रत्नमाला का युग समाप्त हुआ, लेकिन मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्मा की गाथा अब भी जीवित थी।